नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हम एक नई सीरीज चला रहे हैं। इस बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था और उस सीरीज का ये पहला पार्ट जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, फिर जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस तो आया नहीं है। जब इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस तो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 क्वेश्चन जो है वो एचपी जीके के डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, और 5 क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, ओवरऑल जीके के को डिस्कस करेंगे, ताकि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस डालेगा तब तक हमारा 70-80% सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। और कोशिश ये करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करें, और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आप इस सीरीज में अपना पूरा सहयोग जो है वो देते हैं तो पेपर में आपको 100% परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। बात वही है कि आपका सहयोग हमें चाहिए इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए और इस सीरीज को लंबा ले जाने तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब पुलिस का एग्जाम है, तो पुलिस का एग्जाम है तो पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी हैं, वो कौन है। देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो हैं डॉक्टर अतुल वर्मा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर अतुल वर्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो है वो डीजीपी हैं। उसी हिसाब से आपने ये भी ध्यान रखना है कि डीजीपी तो है डॉक्टर अतुल वर्मा, परंतु अब पेपर को कंडक्ट कौन करवा रहा है तो पुलिस का पेपर, ग्राउंड वगैरह तो पुलिस देख लेगा, वो डीजीपी आ गए डॉक्टर अतुल वर्मा, परंतु पेपर को कंडक्ट करवा रहा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है रामेश्वर सिंह ठाकुर। ये कैप्टन थे, कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, और आईपीएस भी है, रिटायर्ड ये आपने ध्यान रखना है। तो कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर का नाम आपने ध्यान रखना है। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट आईपीएस महिला ऑफिसर जो हिमाचल प्रदेश की है वो कौन है। वो है सतवंत अटवाल त्रिवेदी। सतवंत अटवाल त्रिवेदी जो है ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं जो हिमाचल से संबंध रखती हैं। दूसरी ओर ध्यान रखना है कि अभी कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डीजीपी महिला कौन है, जो सभी सब पहले रह चुके हैं। तो डीजीपी एक बार इनको बनाया गया था, इनके पास एडिशनल चार्ज डीजीपी का था। फुल फ्लेज्ड डीजीपी तो ये नहीं बनी है, परंतु एडिशनल चार्ज इनके पास डीजीपी का जरूर रह चुका है। और ये आपने ध्यान रखना है कि पूरी तरह से तो जो फुल फ्लेज्ड चार्ज वाली डीजीपी महिला है कोई, वो तो अभी तक नहीं बनी है, परंतु एडिशनल चार्ज इनके पास जरूर आया था। अदरवाइज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन है, वो सतवंत अटवाल है। उनका नाम आपने ध्यान रखना है, सतवंत अटवाल त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप। तो शिमला में रेडियो स्टेशन है, बोलते हैं इस रेडियो स्टेशन को जो था वो कब स्थापित किया गया था। ये जो शिमला में रेडियो स्टेशन है इसको स्थापित किया गया था 1955 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब शिमला रेडियो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो शिमला रेडियो स्टेशन जो है वो, इसको तो उद्घाटन इसका किया गया 1955 में, परंतु उसी तरह ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर एग्जैक्टली। शिमला के चौड़ा मैदान में जो है ये स्थित है। शिमला में जो है वो दूरदर्शन केंद्र भी जो है वो स्थित है। अगर शिमला में दूरदर्शन केंद्र जो है वो स्थित है तो ये जो दूरदर्शन केंद्र शिमला है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। तो दूरदर्शन केंद्र शिमला आपने ध्यान रखना है, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर ये शिमला में स्थित है तो ये शिमला में जो है वो अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में जो है वो स्थित है। ये पता होना चाहिए, अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में जो है ये दूरदर्शन केंद्र स्थित है। अब जब दूरदर्शन की बात हो रही है, रेडियो की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री भी यहाँ से एक जुड़ती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कौन है। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव का नाम ध्यान रखना है। ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रेजेंट टाइम में है। इतना जान लिया तो काफी कवर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1819। तो शिमला की डिस्कवरी सबसे पहले 1819 में किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो आसान भी माना जाता है क्वेश्चन। 1819 में जो था वो शिमला की खोज की गई लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा। लेफ्टिनेंट रोज ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1819 में शिमला की सर्वप्रथम खोज जो था वो लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा की गई थी। ये शिमला पहाड़ी रियासत के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो था वो बने थे। उसी तरह ध्यान रखना है कि शिमला में पहला पक्का मकान जो बनाया गया था वो कैनेडी हाउस
के नाम से जो था वो विख्यात था। ये किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था? तो ये चार्ल्स पेट कैनेडी के द्वारा बनाया गया था और 1822 में जो था ये बनाया गया था। 1822 में ये बनाया गया। शिमला में रहने वाले या फिर शिमला आने वाले जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट, और ये लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 में जो था वो शिमला आए थे। 1827 में ये शिमला आए थे। और एक और बात आपने शिमला के बारे में ध्यान रखनी है कि शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जो है वो रह चुकी है। हिमाचल प्रदेश की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी तो रह चुकी है, परंतु कब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो हिमाचल प्रदेश की बनी थी? तो अराउंड 1864 की बात है, जब शिमला हिमाचल प्रदेश की जो था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनी थी। जॉन लॉरेंस उस टाइम वाइसराय हुआ करते थे, जिनके द्वारा ये कार्य किया गया था, जिनके द्वारा शिमला को जो था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। उसके अवशेष या फिर यूं कहेंगे कि जो उस टाइम डेवलपमेंट हुई थी, उस टाइम बिल्डिंग्स बनी थी, उस टाइम के हिसाब से जो कार्य किए गए थे वो आज भी शिमला में देखने को मिलते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के रूप में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, of the 12 district of हिमाचल प्रदेश which one is the largest in term of total area? हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हिमाचल प्रदेश में आते हैं। बोलते हैं 12 जिलों में से इन टर्म ऑफ एरिया अगर हम देखेंगे तो कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो जिला आता है? तो 12 जिलों में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन आता है, तो वो आता है लाहौल स्पीति। अब आप कहेंगे भाई लाहौल स्पीति तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, बस यही चीज एग्जामिनर भी एग्जाम में करता है। लाहौल स्पीति ऑप्शन में नहीं देगा और ऑप्शन दे देगा उठाकर, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैंने तो लाहौल स्पीति ही पढ़ा था। तो लाहौल स्पीति के अलावा भी हम देखेंगे, अगर चंबा के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो चंबा का जो एरिया है वो है 6522 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं मंडी के एरिया की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो 3950 स्क्वायर किलोमीटर है। शिमला के एरिया की अगर हम बात करते हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, 5131 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सिरमौर के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 2825 इसका एरिया है। ये हैं एरिया इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं इनका एरिया। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो एरिया है ये परसेंटेज में कितना कवर करता है, तो वो भी हम जानते हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86% जो है वो कवर करता है। चंबा का एरिया है 6,522 मीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। मंडी का एरिया अगर हम देखेंगे तो मंडी का एरिया है 3,950, तो ये पूरे हिमाचल का जो है वो कितना परसेंट कवर करता है? ये पूरा हिमाचल का 7.09% जो है वो कवर करता है। अगर हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट का एरिया 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% जो है वो कवर करता है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% एरिया जो है वो कवर करता है। तो ये हो गया एरिया इन 4 जिलों का, जो हिमाचल के 4 जिले ऑप्शन में दिए गए हैं। सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति, उसका एरिया पता चल गया। सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। हमीरपुर के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमीरपुर का जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं मकोरी जोत इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मकोरी जोत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? तो देखो हिमाचल में अलग अलग जोत, अलग अलग दर्रे जो है वो आते हैं। इस मकोरी जोत की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो स्थित है कहाँ पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भी कोई अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, बड़ा ही रेयर क्वेश्चन होगा अगर पूछा गया तो 5190 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। अब कुछ ऐसे दर्रे जो कांगड़ा में पड़ते हैं या फिर कांगड़ा को अलग अलग स्थानों से जोड़ते हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो एक दर्रा आता है बलेनी दर्रा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बलेनी दर्रा आता है। बलेनी दर्रा जो है वो कांगड़ा को चंबा से जो है वो जोड़ता है। एक हमारे पास सारी दर्रा जो है वो आता है। सारी दर्रा जो है वो कुल्लू को जो है वो कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। वारू दर्रा आता है। वारू दर्रा जो है ये कांगड़ा को चंबा से जो है वो जोड़ता है। हमारे पास जो है वो बेरियंगा पास आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बेरियंगा पास आता है। ये पास जो है वो कुल्लू को कांगड़ा से जो है वो जोड़ता है। सिंगूर पास आता है। सिंगूर पास जो है ये भी इंपॉर्टेंट पास है,
सिंगूर पास जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है, और इंद्रहार पास आता है जो कि कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। एक तोरी दर्रा भी आता है, तोरी दर्रा कांगड़ा को जो है वो चंबा साइड से जो है वो जोड़ता है। और इन दर्रों के बारे में ध्यान रखिए, 5-10 दर्रे हो गए, दर्रे तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, परंतु इन दर्रों को ध्यान रखिए जो कि कांगड़ा को अलग अलग स्थानों से जोड़ते हैं। मकोरी दर्रा इंडिविजुअली कांगड़ा में स्थित है। एक ऐसा ही दर्रा है गैरू दर्रा, ये भी इंडिविजुअली कांगड़ा में स्थित है, और ये जो गैरू दर्रा है इसका एल्टीट्यूड है 4662 मीटर। और कोई कांगड़ा का इस तरह से स्पेसिफिक इंडिविजुअल दर्रा तो नहीं है, जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। कांगड़ा को अलग अलग स्थानों से जरूर दर्रे जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु ट्राइड टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। 5 क्वेश्चन हिमाचल जीके के हमने डन कर लिए। अब हमारे पास जो है वो इंडिया जीके के अलग अलग सेक्शन, एक ही सेक्शन नहीं होगा, अलग अलग सेक्शन होगा, और जो भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का डिस्कस होगा वो इतने डिटेल से डिस्कस होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस सीरीज को आप चाहते हैं कि कंटिन्यू अगर हम करें तो मैं पहले ही सीरीज में टारगेट रखूंगा 500 प्लस लाइक्स का। बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, अभी बहुत कम बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 500 प्लस लाइक्स का टारगेट है। इस टारगेट को अचीव होते ही सेकंड पार्ट भी जो है वो आ जाएगा, वैसे ही थर्ड फोर्थ वैसे चलेगा। बस आपका सहयोग का पता चल जाता है ना कि आप कितना सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, तो वही तो जरूरी है। बोलते हैं क्वेश्चन में हु ट्राइड टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको पॉपुलराइज करने का, जो लोकप्रिय बनाने का प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी को पॉपुलराइज करने का कॉन्सेप्ट जो था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पार्टीलेस डेमोक्रेसी को जो है वो पॉपुलराइज करने का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया गया जेपी नारायण, जिनको जयप्रकाश नारायण भी जो है वो कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोक नायक भी कहा जाता है, इनको लोक नायक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है कि इनको मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। 1965 में इनको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। इनको भारत रत्न अवार्ड 1999 में दिया गया था। एक कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी बनाई गई थी जिसमें ये को फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की। अगर इस कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की ही हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो था वो कौन कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण तो थे ही थे। जयप्रकाश नारायण के अलावा राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे, आचार्य नरेंद्र देव हुआ करते थे। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी थी इसको 1934 में सेट किया गया था, या फिर 1934 में एस्टेब्लाइज जो था वो किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी हमारी यहाँ से क्लियर हो गई, हमारी पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जेपी नारायण, जगत प्रकाश नारायण के द्वारा जो बातें कही गई वो भी हमने जान ली। हाँ, सर्वोदय प्लान किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनके द्वारा सर्वोदय प्लान भी दिया गया था, तो सर्वोदय प्लान भी आपने जयप्रकाश नारायण का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु गेव द सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जो था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो वो सुकुमार सेन बने थे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सुकुमार सेन जो था वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। परंतु चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है, तो श्री राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस टाइम है। इनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम, एक का नाम है सुखवीर सिंह संधू, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार। सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो क्या है, ये इलेक्शन कमिश्नर है, मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, और चेयरमैन जो है वो राजीव कुमार है। अगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी हम बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिसेंटली जो है वो, रिसेंटली क्या क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट कौन करता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल तो इनका होता है 6 ईयर और 65 ईयर। जो भी पहले इनमें से हो जाएगा वो उनका कार्यकाल माना जाएगा, 6 ईयर और 65 ईयर। वैसे तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि इनकी शर्त वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए,
प्रेसिडेंट के द्वारा। परंतु अब एक नया लॉ बनाया गया है कि कैसे जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्ट करने के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एक जो है वो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि अभी 2 मेंबर बने थे, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो था वो उस टाइम में एक थे, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा से, वो भी ध्यान होना चाहिए। तो ये 3 लोग इसमें होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर रैंक के होते हैं, और एक जो है लोकसभा के जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो होते हैं। तो इस तरह से जो है वो अब बनते हैं, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी जो था वो रही थी। तो ये नई प्रोसेस बनाई गई कि कैसे जो है वो इनको चुना जाएगा, फिर उस नई प्रोसेस के बेस पर जो है अब ये चुने जाते हैं। ठीक है जी, वो पता चल गया, इनका कार्यकाल पता चल गया, अभी कौन है वो पता चल गया, पहले कौन थे वो पता चल गया, बस इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात की जा रही है ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने अनुच्छेद हैं या फिर कितने अनुच्छेद उसमें थे। तो हमारे ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 390 आर्टिकल हमारे ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और अगर हम बात करते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उस टाइम, तो इसको 22 पार्ट्स में जो था वो डिवाइड किया गया था। 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और कितने शेड्यूल थे इसमें, तो शेड्यूल थे इसमें 8 शेड्यूल, ये आपने ध्यान रखना है, 8 शेड्यूल इसमें थे। अब तो देखो हम बात करते हैं इसमें पार्ट कितने आते हैं, तो 25 पार्ट इसमें आते हैं। अभी इसमें 12 शेड्यूल जो हैं वो आते हैं। और आर्टिकल प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 470 से ज़्यादा ही आर्टिकल इसमें आते हैं, 470 के करीब करीब इसमें आर्टिकल जो है वो आते हैं। परंतु आज जो डाटा पूछा जाता है वो ओरिजिनली पूछा जाएगा। तो 395 आर्टिकल ओरिजिनली थे, 22 पार्ट ओरिजिनली थे, 8 शेड्यूल ओरिजिनली थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 470 के करीब करीब, ध्यान रखना इतने जो है वो देखने को मिलते हैं। बस इतना ध्यान रख लिया तो मान लीजिए आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसे देखो। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं द एसिड कंटेन्ड इन ग्रेप्स। तो बोलते हैं ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनमें कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। अंगूरों में जो है वो टार्टरिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो टार्टरिक एसिड होता है ये एसिड जो है वो इमली में भी पाया जाता है। इमली को टैमरिंड कहते हैं इंग्लिश में, तो इमली में भी जो है वो ये एसिड पाया जाता है। साथ में ही एसिड्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चींटी के काटने से जो एसिड चींटी छोड़कर जाती है वो कौन सा एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड जो है वो कहलाता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड वो कहलाता है। और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स में जो है वो जैसे लेमन वगैरह हो गया, उनमें जो है वो सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। दूध वगैरह में लैक्टिक एसिड जो है वो होता है, तो लैक्टिक एसिड भी आपने ध्यान रखना है, सिट्रिक एसिड ध्यान रखना है, टार्टरिक एसिड ध्यान रखना है आपने। साथ में ही इसके अलावा फॉर्मिक एसिड ध्यान रखना है। जो आंट जो होती है, मतलब चींटी वगैरह जो होती है, वो जब काट जाती है तो उसके काटने से कौन सा एसिड जो है वो हाथ छोड़ती है वो। ठीक है जी, तो वो एसिड के बारे में हो गया। बस इतना सा ध्यान रखिए एसिड के बारे में। ये एसिड का एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है यहाँ से। अगर बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वही एक्सपेक्ट करके चलते हैं हम। अच्छा, आजकल SCO की बात चली हुई है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात चली हुई है। तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया मेंबर कब बना था, इंडिया इसका मेंबर कब बना था, इंडिया मेंबर कब बना था, वो कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, है ना, पढ़ा आपने होगा परंतु ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्दी से कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे ज़रूर इसको करंट अफेयर में। करंट अफेयर के लिए आपको पता है ना, हमने जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की उत्तीर्ण सीरीज चलाई है ना, उस उत्तीर्ण सीरीज को ही हम कंटिन्यू जो है वो करेंगे। करंट अफेयर के लिए उत्तीर्ण सीरीज से वो कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बोलते हैं कि इस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे छोटी होती है। जो वेवलेंथ होती है वो कौन से कलर की सबसे कम होती है, तो वायलेट कलर जो होता है ना उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
अगर हम हाईएस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो हाईएस्ट होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली पूछ लेता है कि जो आपका रेनबो बनता है उसके कलर्स को जो है वो बताइए, कौन कौन से कलर जो है वो बनते हैं, एक ऑर्डर में जो है वो बताइए। तो ऑर्डर में जो वो कलर किस तरह से बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विबग्योर होता है VIBGYOR, विबग्योर ये होता है। अगर हम विबग्योर में देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो V स्टैंड फॉर वॉयलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, B स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड फॉर रेड। ठीक है जी, इस तरह से ये कलर बनते हैं। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर भी आते हैं, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्राइमरी कलर में जो है कौन कौन से कलर आते हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, ये जो है वो प्राइमरी कलर में जो है वो आते हैं। और रेड और ग्रीन कलर जब मिल जाता है, रेड और ग्रीन कलर जब मिल जाता है तो येलो कलर जो है वो बनता है, ये ध्यान रखना है, तब येलो कलर जो है वो बनता है। और जब ब्लू और ग्रीन कलर में मिलते हैं, ब्लू और ग्रीन, तो ब्लू और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन से जो है वो सायान कलर जो है वो बनता है। सायान कलर आपने ध्यान रखना है, ये कलर जो है वो बनता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी पता थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी एग्जाम में पूछा गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में नहीं पूछे गए। प्रीवियस पेपर जब आप पढ़ेंगे ना, कोई भी प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान रखना है। अभी एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, और वो क्वेश्चन हिमाचल जीके से जो है वो रिलेटेड होगा। क्वेश्चन आपके लिए है, अभी जो क्वेश्चन आपके लिए है वो है कि अयोध्या से जो भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाई गई थी, अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति कुल्लू लाई गई थी और फिर कुल्लू दशहरा भी मनाया जाता है, तो वो उस मूर्ति को लेकर कौन आया था और कौन से ईयर में वो मूर्ति जो था वो लाई गई थी, उसका ईयर भी बताना है और नाम भी बताना है। और किस राजा के कार्यकाल के दौरान ये बात हुई थी, तो ऑब्वियसली राजा का नाम तो बीच में आएगा ही आएगा, परंतु कौन लेकर आया था, कौन से ईयर की ये बात है। और दशहरा जो है वो तभी मनाया जाता है फिर, और दशहरा अभी मनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर बाकी हम गिरिराज पत्रिका मेन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे भी। टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया है, अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इन दोनों पर ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली आपको एग्जाम रिलेटेड सारा डाटा यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो सिलेबस हुआ चाहे कुछ और हुआ, ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।